गुड मॉर्निंग किड्स। पिछली 2 बार मैंने लेसन 1 के 2 पार्ट पढ़ा है। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमारे लेसन का नाम है द एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश पावर का आगमन और उसका विस्तार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहले पार्ट में जो सेकंड वाला पार्ट जो अपन ने किया था उसमें कुछ थोड़ा बाकी रह गया था। तो जैसे कि उसमें था पेज नंबर 5 पर सेकंड पैराग्राफ जो देख रहे हैं अपने जॉन सेरमन और विलियम हैमिल्टन, ये क्या उस एम्परर से मिलने गया, शिष्टाचार भेंट की उन्होंने वहाँ पर। वो वहाँ का एम्परर जो बीमार था तो विलियम हैमिल्टन की सलाह पर वो स्वस्थ हो गया। तो उसने क्या किया, फिर उसने एक हुक्मनामा जारी किया और उसमें कंपनी को सभी फैसिलिटी उसने दे दी। उसके आगे से अपन पढ़ रहे हैं द कंपनी अर्न द राइट टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग टैक्सेस ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 3000। अब कंपनी को क्या हुआ, बंगाल में व्यापार करने के बिना टैक्स चुकाए व्यापार करने के अधिकार मिल गए। केवल 3000 रुपये वार्षिक देना था, बस, बाकी कुछ नहीं देना था। द कंपनी वॉज परमिटेड टू हायर एरियाज नियर कलकत्ता। और कंपनी को परमिट कर दिया गया था भाई आप कलकत्ता के आसपास के एरियाज को हायर कर लें। द कंपनी ड्यूज वर वेव्ड ऑफ इन हैदराबाद प्रोविंस। और हैदराबाद प्रांत में कंपनी के जितने भी बकाया राशि थी वो सभी माफ कर दी गई, उसको खत्म कर दिया गया। द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी इन मुंबई वर इन द सर्कुलेशन इन द एंटायर मुगल अंपायर। और कंपनी ने जो सिक्के जो ढाले थे, सिक्के जो बनाए थे मुंबई में, वो उसको पूरे मुगल अंपायर में क्या कर दिया, उसको सर्कुलेट कर दिया। दस द कंपनीज बिजनेस एंड सुप्रीमेसी इंक्रीज बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स इन इंडिया। और इस प्रकार से क्या हुआ, कंपनी की जो सुप्रीमेसी थी, बादशाह जो थी, वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ती गई या बढ़ गई। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नाटिक वार। अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में प्रतिद्वंदिता और उसके फलस्वरूप कार्नाटिक वार्स या कार्नाटिक वार्स, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरीज सून टर्न्ड इनटू वार। एंग्लो मतलब इंग्लैंड अंग्रेजों की और फ्रेंच लोगों की जो राइवलरी थी, जो प्रतिद्वंदिता थी, वह तुरंत ही क्या हुआ, युद्ध में परिणित हो गई, युद्ध में बदल गई। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज एंड पावर्स ऑफ बोथ बिफोर स्टार्टिंग द वार्स दैट एंस्यूड बिटवीन टू। अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। उन रिसोर्सेस को, उन संसाधनों को, उन शक्तियों को जानना जरूरी है। पहला, इसके बाद अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन व्हेयरएज फ्रेंच कंपनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट के, फ्रेंच गवर्नमेंट के, फ्रांस की गवर्नमेंट के अधीन थी। East India Company was free to take decisions regarding to its power and businesses, whereas the French company had to seek permission for all matters from the French government. अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्राइवेट थी इसलिए अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट के अधीन थी, इसलिए जो भी उनको कार्य करना होते थे उसके लिए उनको फ्रेंच गवर्नमेंट से, फ्रांस की गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती थी। The officers and employees of British company worked hard with devotion, but these were not in the case with the French company. ब्रिटिश कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे और जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, डिवोशन के साथ कड़ी मेहनत की, बट दिस वाज नॉट द केस विद द फ्रेंच कंपनी। अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो ऑफिसर्स थे और उसके जो एम्प्लॉयज थे वो हार्ड वर्क करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन फ्रांस के जो एम्प्लॉयज थे उनमें ऐसी बात नहीं थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनेंस ओवर द एरियाज वाज आल्सो वाइड। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था वो उन एरिया में फ्रेंच कंपनी से ज्यादा था। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन पांडिचेरी। और फ्रेंच कंपनी के पास एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर, व्यापारिक केंद्र केवल कहाँ था, वो पांडिचेरी में था। Whereas ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। फ्रेंच कंपनी के पास केवल एक ही ट्रेडिंग सेंटर था पांडिचेरी में, जबकि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे। अंडर दिस कंडीशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी वर बिजी इन एक्सपेंडिंग बोथ देयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड। अब क्या हुआ, दोनों कंपनियां अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने में जुटी रही, कि भाई अपने व्यापार का विस्तार करने में वो जुटी रही अपने अपने स्तर से। बोथ मेनली कंसंट्रेटेड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, और दोनों का मुख्य जो कंसंट्रेशन था, जो उनका ध्यान था, वो कहां पर था, ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया पर, पश्चिमी और पूर्वी भारत पर। बोथ हैड सिमिलर एंड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर राइवलरी फाइनली एंडेड इन वार। और आखिर में क्या हुआ, उनकी जो राइवलरी थी, उनके बीच में जो प्रतिद्वंदिता थी, वो आखिरी में युद्ध में बदल गई। द कार्नेटिक वार एंड देयर रिजल्ट। अब कार्नेटिक वार जो हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ हम पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वर मेकिंग एफर्ट्स टू गेन बेनिफिट्स एंड एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। अब दोनों कंपनियां अपना राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए दोनों ही प्रयास कर रही थी। बोथ ट्राइड टू सरपास ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एट द लोवेस्ट प्राइस। और दोनों में प्रतिद्वंदिता थी और दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। कैसे, भारतीय सामानों को खरीद कर दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, और दोनों चाहते थे कि बाजार में उनका कंट्रोल हो, उनका नियंत्रण हो। एंड टू गेन मोर फैसिलिटीज एंड मोर मार्केट दे बिगेन टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द इंडियन मार्केट। अब ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए और मार्केट पर अपना प्रभाव जमाने के लिए वे भारतीय राज्यों में और भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने लगे। बोथ ड्रीम्ड ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर्स इन देयर हैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर मार्केट्स। और दोनों क्या करते थे, दोनों ये सपने देखते थे, भाई हम इंडियन मार्केट पर क्या करें, अपनी कब्जा कर लें, पॉलिटिकल पावर को, राजनीतिक शक्ति का, पॉलिटिकल पावर को होल्ड कर लें। मतलब द हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी वाज इन पांडिचेरी ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट। फ्रेंच कंपनी जो थी उनका हेडक्वार्टर कहां था, पांडिचेरी में। वाइल ब्रिटिश कंपनीज मेन सेंटर वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज मेड्रास विच वाज नॉट वेरी फार फ्रॉम पांडिचेरी। और ब्रिटिश कंपनी का जो सेंटर था कहां पर था, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में था, जो कि पांडिचेरी से ज्यादा दूर नहीं था। बोथ कंपनीज वर एम्बिशियस एंड कांस्टेंट स्क्रिमिशेस टुक प्लेस टू थ्रो ईच अदर आउट ऑफ इंडिया। और दोनों एक दूसरे को भारत से खदेड़ने के लिए, भारत से भगाने के लिए क्या कर रहे थे, लगातार एक दूसरे से झड़प करते रहे, लड़ाई करते रहे। 3 wars known as Carnatic Wars in the Indian history were fought between the two companies। और इन दोनों कंपनी के बीच में 3 कार्नेटिक वार्स लड़े गए। फर्स्ट कार्नेटिक वार, पहला कार्नेटिक वार कब हुआ, 1746 टू 1748, 1746 से 1748, 2 साल तक चला। कार्नेटिक वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल अंपायर हैड बिकम इंडिपेंडेंट। कार्नेटिक जो जगह है वह एक बार मुगल साम्राज्य के या मुगल एम्परर के कंट्रोल में था, मुगल अंपायर के कंट्रोल में था, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, फ्री हो गया, स्वतंत्र हो गया। एरकोट सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पांडिचेरी। अब एरकोट नाम की जगह जो कि चेन्नई और पांडिचेरी के बीच में स्थित था, वाज द कैपिटल टाउन ऑफ कार्नेटिक। वो किसकी कैपिटल टाउन थी, कार्नेटिक की। कौन, एरकोट। किसके बीच में स्थित थे वो, चेन्नई और पांडिचेरी के बीच में। फ्रेंच एंड इंग्लिश वर ऑन अपोजिट साइड्स इन द 1744 वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। यूरोप में जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन के लिए जो युद्ध हुआ 1744 में, उसमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों क्या थे, अपोजिट साइड्स में थे, एक दूसरे के विपरीत में थे। द वार हैड टेलिंग इफेक्ट ऑन इंडिया टू, और उसका प्रभाव भारत पर भी बहुत पड़ा। एनिमोसिटी बिगेन टू राइज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया। और इस प्रकार से क्या हुआ, फ्रेंच कंपनी और इंग्लिश कंपनी के बीच में वैरभाव बढ़ गया, दुश्मनी शुरू हो गई।
फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स लर्ड नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटिक इन हिज फेवर। और जो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स जो था उसने नवाब अनवरुद्दीन को क्या करा, अपने फेवर में ले लिया, अपने पक्ष में ले लिया। द फ्रेंच फोर्सेस टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मैड्रास। और फ्रेंच की जो फोर्सेस, जो सेनाएं थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश फोर्ट जो कि मद्रास में था उसको अपने कब्जे में ले लिया, ये अपने नियंत्रण में ले लिया। When the नवाब ऑफ कार्नाटिक डिमांडेड द मैड्रास फोर्ट, और जब नवाब, कार्नाटिक का जो नवाब था, उसने मैड्रास फोर्ट की मांग की तो क्या हुआ देखिए, डुप्लेक्स रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर टू नवाब। तो डुप्लेक्स ने देने से मना कर दिया। दिस लेड बोथ साइड्स टू वार एंड कार्नाटिक नवाब वाज डिफीटेड। और जिसका परिणाम क्या हुआ, नवाब और उनके बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और उसमें नवाब की हार हो गई। In 1748 पीस वाज रेस्टोर्ड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप। और उसके बाद क्या हुआ, 1748 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में यूरोप में क्या हुआ, शांति वार्ता हुई, शांति स्थापित हुई। कॉन्सिक्वेंटली पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंपनीज इन इंडिया आल्सो। और जिसके परिणाम सब क्या हुआ, भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच में शांति बनी रही। द मैड्रास फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू द इंग्लिश कंपनी। और इंग्लिश कंपनी को मद्रास का किला सौंप दिया गया। आल्दो पीस वॉज रेस्टोर्ड बिटवीन द टू, द वार गेव बर्थ टू न्यू थिंग्स। हालांकि दोनों के बीच में क्या हुआ, शांति तो हो गई थी, लेकिन फिर भी एक क्या हुआ, नए चीज को उन्होंने जन्म दिया। विद द डिफीट ऑफ कार्नाटिक नवाब, सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वॉज एस्टेब्लिश। और नवाब की हार के साथ ही यूरोपियन की जो सुप्रीमेसी सिस्टम, जो सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम की जो सुप्रीमेसी थी, वो क्या हुआ, किस प्रकार की सुप्रीमेसी, मतलब किस प्रकार का सिस्टम, युद्ध का सिस्टम, वो स्थापित हुआ। द यूरोपियन कंपनीज केम टू नो दैट विद द फर्दर इंक्रीज इन इंटरनल इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स पॉलिटिक्स, सुप्रीमेसी टू कुड बी एस्टेब्लिश फर्दर। These war also sharpened mutual rivalries and ill will between the two companies. अब देखिए क्या हुआ, अब यूरोपियन कंपनी को ये पता लग गया था कि विद द फर्दर इंक्रीज इन इंटरनल इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अगर भारत की राजनीति में हम दखल अंदाजी करें तो भारत आगे भी हम सुप्रीमेसी को, यानी कि अपनी बादशाहियत को स्थापित कर सकते हैं। दिस वार आल्सो शार्पेंड म्यूचुअल राइवलरीज। अब जिससे क्या हुआ, इस वार के कारण दोनों के बीच में आपसी जो प्रतिद्वंदिता थी वो तेज हो गई और दोनों के बीच में वैरभाव स्थापित हो गया। द सेकंड कार्नाटिक वार 1748 टू 1754। और दूसरा जो कार्नाटिक वार है वो कब लड़ा गया, 1748 टू 1754। इसको हम अब कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।